अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 2 नवंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुज़िश्ता रोज से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। हमने एफसीआर के प्लेटफॉर्म से यानी मैंने और वसीम मलिक ने आपको ये आगाह किया था कि 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, जिन्होंने खत लिखा था, उनसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने मुलाकात की। मुलाकात में क्या हुआ, मैं शॉर्टली अपने इस प्लेटफॉर्म से भी आपको आगाह करती हूँ, लेकिन साथ ही ये भी कि जस्टिस याहिया आफरीदी आखिर क्यों कर साबिक चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा के तमाम तर इंतजामी इकदाम को रिवर्स करते जा रहे हैं, इससे मुतालिक तफसीलात आपके सामने रखूंगी। और वकला के मुतहर्रिक होने की जो इतलात हैं, वकला जो आज जमा हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्या आउटकम निकलेगा? क्या वाकई ही कोई वकला तहरीक है? क्या वकला की मुजाहमत सिर्फ और सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उन तक ही महदूद है, या कुछ दायरा अख्तियार बढ़ने जा रहा है? इससे मुतालिक भी इसी व्लॉग में आपके साथ बात करूंगी। तो गुज़िश्ता रोज अब तक की सबसे बड़ी खबर मेरे नज़दीक तो यही है कि 6 जजेस जिनकी वजह से ये तमाम तर अदालती इस्लाहात का एक मंजन ये मौजूदा हुकूमत बेचना शुरू हुई, और उन अदालती इस्लाहात के नाम पर उन्होंने ना सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम की, बल्कि अदलिया के साथ ये एक अपना इंतकामी रवैया इख्तियार कर लिया। और बात करने वाले जजेस, एक्सपोज करने वाले जजेस, अपने लिए रास्ता इख्तियार करने वाले जजेस के खिलाफ एक सरकारी प्लेटफॉर्म और सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाने लगा था, वो भी उसकी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। लेकिन अगर हम ये बात करें कि माजी में चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा के साथ जो कुछ हुआ, उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट एक जज के साथ के खिलाफ थी, तो उनके जो अच्छे या बुरे इकदाम थे उनके ऊपर पर्दा डल रहा था, और सिर्फ इस बात पर उनका एक बोलबाला हो रहा था कि क्योंकि उनके खिलाफ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि उनके खिलाफ एजेंसियां हैं, तो इसलिए उनका दिफा जरूरी है। लेकिन हमने देखा कि बहुत से लोगों ने बाद में एतराफ़ किया, उनके साथ देने वाले, कि वो दुरुस्त रास्ते पर नहीं थे, बल्कि शायद सभी ने एतराफ़ किया सिवाय उनके, कि वो एक गलत डगर पर चल रहे थे और एक गलत मुकदमे में उन्होंने खुद को इस तरह से पेश किया जैसे वो मासूम है, जबकि वो नहीं थे। खैर, अब वो जा चुके हैं, उनके बारे में क्या बात करनी, लेकिन रिलेटेड वो इस तरह से हैं कि अब जब उनके दौर में 6 जजेस ने खत लिखा, उनके दौर में जब जजेस ने ये बात आश्कार की कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है जुडिशरी के मामलात में, किस तरह से जजेस को अपने मनमाने फैसले लेने के लिए जो प्रेशराइज है वो किया जाता है, उनको हिरासा किया जाता है, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके अहले खाना को भी। तो ये जब जजेस ने खत लिखा, जो कि उन्होंने उस खत के अंदर बहुत ही शुगर कोटेड वर्ड्स में सब कुछ बताया था, असलियत उससे ज्यादा खौफनाक, उससे ज्यादा भयानक है। लेकिन उन जजेस ने जब ये खत लिखा तो चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने उसको अपने पीठ पर छुरा घोंपने से मुतरादिफ करार दिया, और ना सिर्फ उन जजेस को अपने घर पर बुलाकर उनको बाकायदा एक तरह से बैश किया, बल्कि उनको रोका। पहले जब खत नहीं लिखा था कि आप खत ना लिखें, फिर जिस दिन खत आ गया, खत मंजरे आम पर आ गया 25 मार्च 2024 को, तो चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिए। ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह उनके साथ थे, जजेस के साथ मिले, जजेस को यकीन दिलाया कि आपके मामले पर हम जरूर कुछ करेंगे। उसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग्स बैठी, फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर बैठकर चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने जस्टिस अतर मनल्ला को ये कहा था कि ये जजेस हीरोज नहीं है। जब जस्टिस अतर मनल्ला ने उनको हीरो कहा, तो उसके बाद एक वन मैन कमीशन बना, उस वन मैन कमीशन की सरबराही दी गई जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को, जिन्होंने बाद में माजरत कर ली। उनकी माजरत के बाद चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा को लाचार होकर हर तरह के मामलात से एक अज़खुद नोटिस लेना पड़ा। उस अज़खुद नोटिस ने पहली समाअत 3 अप्रैल को की। अब तक गालिबन उसकी 6 से 7 या 6 समातें शायद हुई हैं जो फुल कोर्ट थी उसकी, और उसके अंदर भी जस्टिस याहिया आफरीदी ने तब ये जो मुकदमा था ये सुनने से इनकार कर दिया था। लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी के रिक्यूजल के अलावा अगर हम ये बात करें कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस क्या इकदाम किया, उन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही इन 6 जजेस को बुलाया। इन 6 जजेस को बुलाकर ना सिर्फ उनकी तमाम तर मामलात पर उनका जो भी मौकिफ था वो लिया, उनकी तमाम तर कहानी सुनी, बल्कि उनकी दादरसी की, जो एक इदारे के या एक पूरे के पूरे आईनी सतून के सरबराह को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर करना चाहिए। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने इसको अपने खिलाफ एक इकदाम समझा। शायद वो चाहते थे कि उनके इस कम तरीन अरसे में कोई इस तरह का मामला ना हो, लेकिन शायद उनको ये आइडिया नहीं था कि उनके चीफ जस्टिस बनते ही बहुत से लोगों को ये उम्मीदें लग पड़ी थी, बशमूल जजेस, कि क्योंकि एक ऐसा जज चीफ जस्टिस बना है जिसने खुद भी माजी में रियासती फिस्तायत का और इंतकाम का निशाना किया है, तो शायद जो है वो निशाना बने, तो अब वो उनकी भी दादरसी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्योंकि हालात बदल चुके हैं, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की लेगेसी क्या होगी, वो किस तरीके से मामलात को लेकर चलेंगे, ये तो वो मुकदमात जिस अंदाज में सुनेंगे उसी से साबित होगा। और जाहिर है जो आईनी मुकदमात होंगे उनसे उनकी लेगेसी ज्यादा बेहतर तय होगी। लेकिन
अब तक के जो इंतजामी सतह पर चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके क्रेडिट पर जो इंतजामी सतह पर इकदामात थे, जिसमें वो अपनी शफाफियत का बहुत एक ढोल पीटा करते थे, उस शफाफियत को बिल्कुल ही जस्टिस याया अफरीदी ने रिवर्स कर दिया है। और अगर आपको याद हो तो 3 जो एक रिसर्चर्स थे, जिनके हवाले से साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने मार्गला हिल्स तौहीन अदालत केस में, जिसमें उन्होंने 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे का, ज़ेर इल्तवा मुकदमे का भी जिक्र किया था, उसी इमरान खान का जो मुकदमा है, उसी केस में जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस ने ये भी कहा था कि हसनात मलिक साहब की स्टोरी थी बेसिकली, जब 12 जुलाई के फैसले के बाद अचानक से 12 जुलाई के फैसले के गालिबन 15 दिन बाद के 18 दिन बाद जो या आई थिंक 1-2 हफ्ते के बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिसर्चर समेत 2 रिसर्चर्स को चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने बगैर बताए उन जजेस को वापस भेज दिया था। 28 जुलाई को गालिबन वापस भेजा था और बताया नहीं था उन जज साहब को कि आपके स्टाफ से में एक इतना अहम बंदा रिसर्चर, आपको पता है जज होता है, एक जज के साथ उसका पूरा स्टाफ होता है, जिसमें रिसर्चर्स की अहमियत इसलिए होती है कि अगर किसी जज ने कभी भी कोई चीज़ देखनी है, कभी भी कोई किताब पढ़नी है, कभी भी कोई हवाला देना है, तो उस रिसर्चर ने उनके सामने फौरन से निकाल के रखनी है। तो जाहिर है कि ये एक मेहनत तलब काम है और इसमें जो जजेस, और आपको पता है एक जज की एक अपना जो स्टाफ होता है उसके साथ उसकी एक बॉन्डिंग, एक केमिस्ट्री होती है। जाहिर है जज के मुंह से कोई बात निकलेगी, उसके स्टाफ को पता है वो किस एंगल में कह रहा है, वो उनके सामने रख देंगे। ये प्रैक्टिस मैंने सुप्रीम कोर्ट में देखी है। उसके अलावा ये प्रैक्टिस हर तरह, जाहिर है ब्यूरोक्रेसी को इस बात का इल्म होता है, तो ब्यूरोक्रेसी के ही ये तमाम तर तरीकेकार होते हैं। तो जुडिशल ब्यूरोक्रेसी को भी आप इस तरीके से रद्दोबदल नहीं कर सकते। जजेस के साथ लगे रिसर्चर्स को अचानक से हटा देना और खुद अपनी ही एक लॉ क्लर्क को अपनी रिसर्चर मुकर्रर कर देना, ये साबिक चीफ जस्टिस के दोहरे मयार का ही खासा था। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने गुज़िश्ता रोज जो लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा उन तमाम जो रिसर्चर्स थे उनको वापस मांगा, उसके बाद ये हालात अब कुछ मुख्तलिफ लग रहे हैं और लग रहा है कि वाकई ही चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के तमाम तर इक़दामात के रिवर्सल का इरादा रखते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस याया अफरीदी। अब हुआ कुछ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको बताए बगैर उन रिसर्चर को हटा दिया गया था, उनको बताए बगैर ही उनके रिसर्चर को बहाल भी कर दिया गया है, क्योंकि ये एक चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। तो हुआ ये कि 3 जो रिसर्चर्स थे, सिविल जजेस थे, उनको वापस बुला लिया। खत लिखा 1 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने, और उस पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने खत पर अमल करते हुए जुडिशल अफसरान की खिदमात फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को वापस कर दी है। और सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के वो रिसर्चर थे जिनको अचानक से 28 जुलाई 2024 को 12 जुलाई का फैसला आने के ठीक 15 रोज बाद चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने वापस भेज दिया था, उनकी खिदमात अब जस्टिस मंसूर अली शाह को वापस कर दी गई है। सिविल जज क्लास 1 हसन रियाज की खिदमात भी सुप्रीम कोर्ट को वापस कर दी गई है और सिविल जज क्लास 1 वकास अली की खिदमात भी सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी गई हैं। इसके अलावा अब जस्टिस याया अफरीदी अपने रजिस्ट्रार भी ला रहे हैं। रजिस्ट्रार जजीला असलम साहिबा भी वापस जाएंगी और इस तरह भी साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा का एक और इकदाम रिवर्स हो जाएगा। अब देखना है कि ये तो वो इकदामात है जो कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के इंतजामी सतह पर थे। क्या उनके जुडिशल फैसले, बिलखसूस 63A का फैसला, बिलखसूस उनका जो फैसला था ट्रिब्यूनल्स के मामले पर, उनको भी वापस किया जाएगा? क्या इंतखाबात की धांधली के मुकदमे को टेकअप किया जाएगा? क्या 6 जजेस के मामले पर जो अब तरीकेकार है, क्या खुद नोटिस को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज तस्लीम करनी चाहिए, इन 6 जजेस के जो मुलाकात थी जस्टिस याया अफरीदी के साथ, उससे मुतालिक मजीद तफसीलात शॉर्टली हम आपको FCR के प्लेटफॉर्म पर जरूर देंगे। लेकिन उन जजेस के मुलाकात के अलावा हमें एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि जब 6 जजेस से मुतालिक खुद नोटिस लिया, फुल कोर्ट बैठा और उसमें तमाम तर मुल्क भर से तजावीज़ आई, जिनमें सब हाई कोर्ट्स ने ही तकरीबन, और इनफैक्ट जो मातहत अदलिया के जजेस हैं उन्होंने भी ये बताया कि किस तरीके से उनको हिरासा किया जाता है, कैसे एजेंसियां उनके काम में मुदाखलत करती हैं, जजेस के साथ मुलाकात करके मनमाने फैसले कराने की कोशिश करती हैं, और उन सब ने अपनी तजावीज़ और हल भी बताए। तो अब उसके बाद समझ नहीं आ रही थी कि एक खुद नोटिस की कार्रवाई कैसे चलेगी, क्योंकि तजवीज़ आ गई। अब उन तजवीज़ पर क्या करना है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर कोई लाएअमल बनाना है? क्या जुडिशरी ने बैठकर अपनी सतह पर यह पैगाम देना है? तो अब उस सब का जो एक तरीकेकार तय हो सकता है ना, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि इन जजेस ने अपनी शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी थी। बहुत से लोग ये बात करने लगे थे कि जज खुद ही उस फोरम पर शिकायत कैसे भेज सकते हैं जिस फोरम पर उनके खिलाफ शिकायत सुनी जाती है, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर में। तो अब
अगर कोई जज है और उसको पता है कि कोई और तरीक़ेकार नहीं है, गो के जस्टिस याह्या अफरीदी का बतौर जज ये मौक़िफ़ ज़रूर था कि इसको हाई कोर्ट को या जजेस को अपनी सतह पर देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने बतौर अदलिया के सरबराह ये एक पॉज़िटिव इक़दाम ज़रूर किया कि उन जजेस को अपने साथ बुलाया, उनसे पूछा, उनको काम जारी रखने, उनको ये यकीन दहानी कराई कि आपको अब से कोई मसला नहीं होगा। और दूसरी जानिब जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा के इक़दामात को भी वापस करते जा रहे हैं, उनको रिवर्स करते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी शायद ये समझते हैं कि फौरी तौर पर तो ज़ाहिर है कुछ नहीं होता, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता एग्ज़ेक्टिव को ये ज़रूर वाज़ेह करना है कि हुज़ूर आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। और मेरी एक इत्तला के मुताबिक उन्होंने इन जजेस को ये यकीन दहानी भी कराई है और उन्होंने कंसर्न्ड क्वार्टर्स को यानी एस्टैब्लिशमेंट को बाकायदा ये पैगाम रसानी भी की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने कि अब आप अपना काम करेंगे और अदलिया में मुदाखलत नहीं करेंगे। और अगर आपको याद हो तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा की फुल कोर्ट में ये वाज़ेह भी किया था कि 3 काम उन्होंने करने हैं। एक जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का असूल है वो बरकरार रहेगा, यानी आइन के तीनों सतून आज़ादाना अपना-अपना काम करेंगे, यानी एग्ज़ेक्टिव मुकन्नना अदलिया के कामों में मुदाखलत नहीं करेगी, जो बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन उस वक़्त क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा सबकदोश हो रहे थे, तो ये खबर इतनी अहमियत नहीं इख्तियार कर सकी थी। दूसरा उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी, कानून की हुक्मरानी होगी, तो कानून की हुक्मरानी की अगर हम बात करें तो कानून की हुक्मरानी में एग्ज़ेक्टिव का तो ये रोल नहीं है, ना ही फौजी एस्टैब्लिशमेंट का, ना ही हमारी खुफिया एजेंसियों का कि वो अदलिया के काम में मुदाखलत करें। और तीसरा उन्होंने ये कहा था कि उनके जजेस की डिग्निटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, यानी किसी जज का वक़ार, किसी जज का जो एक आप कह सकते हैं कि उसका अपना एक इक़दार है, एक जज की एक इज़्ज़त है, उसका एहतराम है, उसको कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, उस पर समझौता नहीं है। तो ऐसे पैगामात को अगर किसी ने हल्का लिया तो ज़ाहिर है कि वो गलती पर था। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत फिर से पर तुल रही है नया बिल लाने की, जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 की जा रही है और मुझे लगता है कि अगर हुकूमत ये तादाद बढ़ाकर 45 भी कर दे, तो जब तक मसले को जड़ से सॉल्व नहीं किया जाएगा, कोई हल नहीं निकलेगा। आखिरी बात ये कि वुकला मुतहर्रिक है। वुकला की एक मीटिंग हुई और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट बार के जो नताइज सामने आए उनके हवाले से भी तफसीली बात करेंगे हम एफसीआर की ही प्लेटफॉर्म पर आज शाम। लेकिन उन नताइज के को सामने रखते हुए जो मैं समझी हूँ, ज़ाहिर है कि ये वुकला नहीं मानेंगे और ये इंतखाबात में जो कि बार के इंतखाबात हुए उसमें भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के पैराहे में अब क्या हो सकता है, ये वुकला ने वाज़ेह करना है। क्या वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक रहेंगे? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बयानबाजी हुई है। वुकला का मानना है कि यही तहरीक होती है, लेकिन क्या यही तहरीक है और क्या सड़कों पर निकलना हल है? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट है उसके अंदर ये बॉल है, उनको ये फैसला करना है कि क्या वो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि वुकला भी आप देखें कि उनको भी जो है ना वो एक तरह से स्टिग्मेटाइज़ कर दिया जाता है। कोई निकले उसे कहा जाता है ये पीटीआई का है, कोई निकले उसे कहा जाता है ये मुल्क मुखालिफ है। तो ऐसे वक़्त में वुकला कैसे मुतहर्रिक हो सकते हैं, उनको भी रास्ता देखना है और उनकी बैकिंग जुडिशरी की तरफ से ही हो। वुकला इंडिपेंडेंट वुकला इस वक़्त अदलिया के साथ खड़े हैं और अदलिया ने फैसला करना है कि उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ना है। आइंदा आने वाले दिन और कुछ घंटे बहुत अहम होंगे। मैं तफसीलात से आपको ज़रूर आगाह करूँगी, लेकिन अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।